सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और आज के क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस होता है वो टोटल क्वेश्चंस में ये 70 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और जो 6 क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर रहता है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या इतनी होती है, लेकिन इसमें से हम लोग को 35 क्वेश्चन करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें से जो 70 क्वेश्चंस रहता है, 70 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन जो है वो करना होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होता है एक। ये जो 20 क्वेश्चंस है इसमें से सिर्फ 10 करना होता है, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया 35 और ये हो गया 20। ये जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस है ये 6 क्वेश्चंस रहता है जिसमें से 3 ही करना होता है। तो 3 और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया 15। टोटल जो हो गया वो 35 और ये 15, 50 और 20, 70 नंबर का ये टोटल पेपर होता है, और बाकी का 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो 70 मार्क्स के इस में जो 35 मार्क्स है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर जानकारी सही हो तो ये बहुत कम समय में हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, और ये नंबर जो है वो सिक्योर हो जाता है। 35 में 35 आ जाएगा। वो OMR सीट पे कलर करना होता है, ऐसे राउंड करना होता है, और ये चेक भी कंप्यूटर से होता है। तो इसमें जितना सही होगा पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका एक मॉडल पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। SI यूनिट हिंदी में भी दिया हुआ है, इसका परमिटिविटी SI यूनिट बताना है परमिटिविटी का। तो पहले तो ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा जिसमें परमिटिविटी आता हो, है ना। कोई भी एक फॉर्मूला लिखिए जिसमें एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है? 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग को पढ़ना है। कूलम्स लॉ के में ये इसको हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें ये एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक ना। और भी कोई फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये फोर्स इधर आ जाएगा, और R स्क्वायर। अब इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे। ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो ये कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया। 4 पाई एक प्योर कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और ये फोर्स जो है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, और ये डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कूलम स्क्वायर मीटर टू द पावर -1, सॉरी न्यूटन टू द पावर -1 एंड मीटर टू द पावर -2। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, The sum of charges on 2 plates of a charge capacitor is।
जो कैपेसिटर होता है, हिंदी में भी है संधारित्र जिसको बोलते हैं, संधारित्र के दोनों प्लेटों पे जो आवेश होता है उसका सम क्या होता है। तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है कि जब कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना, कैपेसिटर में ये दो प्लेट है और जब दोनों प्लेट को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कैपेसिटर के एक प्लेट पे जितना प्लस चार्ज आता है दूसरे पे उतना ही माइनस आता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि द सम ऑफ चार्जेज ऑन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, दो प्लेट जो है उस पे जो दोनों पे जो चार्ज है उसका सम क्या होगा। तो सम देख लीजिए क्या होगा, एक पे प्लस आया दूसरे पे माइनस आया तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज जो है वो 0 हुआ। क्लियर। देखिए कितना कम समय लगता है, हम लोग अगर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो 35 क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 35 से 40 मिनट लगता है, उससे भी कम लगता है और ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके जो मोशन होता है चार्ज का, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई कंडक्टर है, अब ये करंट कैरी किया है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है ना, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो ये उसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, तो ये ड्रिफ्टिंग यहाँ पे है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई me, है ना। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको पढ़े हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पढ़ा जाता है। तो जब भी हम लोग करंट किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ड्रिफ्टिंग हो गया। नेक्स्ट, करेगी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, किसके थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू। क्लोज सरफेस का मतलब हुआ कि घेरने वाली सतह चारों तरफ से जो बंद है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है। तो याद कीजिए चैप्टर फर्स्ट में हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ते हैं और उस गॉसेस लॉ में है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बताता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी बंद सतह के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो इतना होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वायु में स्थिर इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश यानी ये जो है वो यूनिट है, 1 है, तो फ्लक्स क्या होगा, ठीक ना। इकाई मतलब 1 हो गया, इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो किसी बंद सतह के थ्रू इतना होता है और उसमें भी ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये 1 हो जाए, तो 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ये 1 बाई
एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1। ठीक है, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। The value of electric potential at a distance r from a point charge will be। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल को हम लोग v से डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर रिफरेंस इनफाइनाइट पे लिया जाए तो पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इसको हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू ये है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या है कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का मतलब हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बराबर पूछते रहता है। कई बार देखिएगा, पिछले अगर 5-10 साल का क्वेश्चन देखिएगा तो ये कई बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। ये घर रहेगी, एक मिनट। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. Capacity of big drop will be। सिक्सटी 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है और एक ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, है ना। और ये कंबाइंड होकर के एक बड़े ड्रॉप को फॉर्म करता है। और ये कितना कंबाइंड होता है, 64 ड्रॉपलेट्स जो है वो कंबाइंड होकर के एक बड़े ड्रॉप को फॉर्म करता है। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। जो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है each having capacitance of 5 microfarad combined to form a big drop, then what will be the capacitance of this bigger drop, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो ये जानना होगा कि जो स्फेरिकल शेप का कोई बॉडी है, अगर उसको हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो कैपेसिटेंस होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी कैपेसिटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। बाकी ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा अगर रेडियस बढ़ा तो ये अगर कंबाइंड होकर के एक बड़े ड्रॉप को फॉर्म करता है तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। हम लोग ये कैलकुलेट कर लें कि इसका जो रेडियस है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस उतना टाइम्स बढ़ेगा। इसका रेडियस अगर r है, स्मॉल r, तो इसका रेडियस जो होगा वो स्मॉल r का कितना गुना बढ़ेगा। तो कैसे रेडियस निकालेंगे, वॉल्यूम को सेम कर लेंगे, वॉल्यूम सेम कर लेंगे। इसको हम लोग क्लियर कर लें पहले और ये लिख लें कि जो कैपेसिटेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है r के। तो एक जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। और ये 64 कितना है, 64 है।
64 मिल करके एक बिगर ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप बनता है, तो इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R³ हो जाएगा। अब क्या है कि स्मॉल जो ड्रॉप है ये 64 है और यही मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, तो ये सब का वॉल्यूम जो हो जाएगा 4/3 पाई R³ इंटू 64, ये बराबर होगा। तो यहाँ से देख लीजिए ये 4/3 पाई जो है ये कैंसिल हो रहा है और R³ इज इक्वल टू 64 R³ हो रहा है। तो ये रेडियस इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा इसका, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 और इसका R हो जाएगा। तो जो बड़ा ड्रॉप है उसका रेडियस जो है वो छोटे ड्रॉप का 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो कैपेसिटेंस भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 इंटू पहले क्या था, पहले जो कैपेसिटेंस था वो 5 था, 5 माइक्रोफैराड। तो 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड, ये निकल कर के आया 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड ये रहा। क्लियर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म करता है, तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, छोटे वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़े ड्रॉप का रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे, वॉल्यूम इक्वल करके रेडियस निकालेंगे। और रेडियस अगर 4 गुना बढ़ गया तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है ना। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसे ओरिजिनेट करता है। तो पहला चीज़ तो ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग इस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। जैसे यहाँ डायरेक्शन निकालना है तो इधर होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो एक तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में भी जानकारी मिलती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो इससे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये देख पाएंगे कि कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, किस किस चीज़ की जानकारी हम लोग को मिल सकती है। तो डायरेक्शन तो मिलेगा ही, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है कि देखिए जहाँ पे लाइंस नज़दीक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर इस रीजन की बात करें और इस रीजन की बात करें तो यहाँ लाइंस काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र की जो शक्ति होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम। साथ में चार्ज के नेचर का भी पता चलता है। अगर ये लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है तो ये बताता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस इसकी तरफ आएगा। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड जाता है, चार्ज के तरफ जाता है। तो ये भी होगा। कुल मिला करके हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पे है, सर्वत्र शून्य होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फेयर टू द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, remains same as at the surface, zero at all places। कोई स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर है, तो मेटालिक स्फेयर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सरफेस पे आता है। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर 2 में। जब भी किसी मेटल स्फेयर को, ऐसे भी याद कर लीजिए कि जब भी किसी मेटल स्फेयर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पे आएगा, इनसाइड नेट चार्ज 0 होता है। दूसरी चीज़ कि इसके सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 इसका टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होता है। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड हर एक, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, E का वैल्यू अंदर सब जगह 0 होगा, ठीक ना। कहीं भी सेंटर पे भी 0 होगा और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो वही ये कह रहा है कि सरफेस से अगर तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस से जैसे ही इन किए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सब जगह 0 होगा, है ना। 0 एट ऑल प्लेसेस इनसाइड द चार्ज्ड मेटालिक स्फेयर, है ना, तो ये 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ तो नहीं होगा, कम होगा। 0 होना का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे 0 हो गया, तो डिक्रीज तो किया ही, लेकिन ये आंसर ज़्यादा सही है कि सब जगह 0 होगा, है ना। तो डिक्रीज का क्या मतलब, कम होना, तो कम तो हो ही रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो कम तो हो ही गया। लेकिन इसमें आंसर में ये भी है कि हर जगह 0 होगा, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। क्या मापी जाती है, वैसे विभव मापी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इंटरनल रेसिस्टेंस को भी मेजर कर रहा है। इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस तो नहीं लिखा है, रेसिस्टेंस लिखा हुआ है। और 2 EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं ना, किसी 2 सेल के EMF को कंपेयर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग C देंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। Question number 10. When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the system of the charges will decrease, will increase, may increase or decrease, will remain same. अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, घट सकती है या बढ़ सकती है, समान रहती है। तो पहले 2 आवेश के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला अगर लिखें, है ना, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज एक Q2 है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव प्लस है या माइनस है, तो हम लोग ये दोनों को प्लस लेकर के देखेंगे। तो यहाँ जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली U से भी डिनोट किया जाता है। तो U हम लोग देख पा रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो दो आवेश के बीच की दूरी को अगर बढ़ाई जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, विल डिक्रीज, है ना। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज विल डिक्रीज होगा। अगर R को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर ये A होगा। ये देखिए, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। जो डायमीटर है उसको इलोंगेट किया गया, मतलब उस वायर को अगर खींचा जाए तो डायमीटर क्या होगा, ये आधा हो जाएगा और वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R if the diameter of the wire is halved by stretching it, then the resistance of the wire will be 2R, 4R, 8R, 16R। तो हम लोग स्ट्रेच करके देखते हैं कि उसके लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या असर पड़ता है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको थोड़ा जगह बना लें। यहाँ देखिए, एक वायर है जिसका डायमीटर D है, लेंथ L है। तो डायमीटर D है तो रेडियस हो जाएगा D/2 और रेसिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ये जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा रो L/A और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया। तो इसका डायमीटर D है तो रेडियस D/2 हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो D²/4 हो जाएगा। तो ये निकल करके आया 4 रो L/πd² और इसका वैल्यू R है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इस वायर को स्ट्रेच किया गया इस तरह से कि उसका जो डायमीटर है वो आधा हो गया, है ना। डायमीटर, व्यास जो है वो आधा हो गया, यानी ये हो जाएगा D/2। तो अगर D/2 हो गया तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr²। और रेडियस कितना होगा, है ना, रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा D/4 हो जाएगा। तो πr², तो D/4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा πd²/16। अब इसका लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका लेंथ कितना होगा, अगर डायमीटर आधा हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया D इंटू लेंथ हो गया L और इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसके लेंथ को हम लोग L' मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये D ना लिख करके इसको, D तो डायमीटर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए πr² लिखेंगे। तो एरिया हो जाएगा πd²/4
है ना, ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर और लेंथ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई ये एरिया चाहिए, तो रेडियस है इसका d/4, ये तो व्यास है d/2, तो 16 इंटू लेंथ L प्राइम। अब यहाँ देखिए ये पाई डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और L आया, L प्राइम आ गया, ये 16 इधर आएगा तो ये 4L हो गया। अब ये लेंथ जो होगा उसका 4 गुना हो गया। समझ पा रहे हैं इसको? दोनों वॉल्यूम को सेम करके हम लोग इसका लेंथ निकालें तो ये इसका 4 गुना लेंथ हो गया। अब इसका रेसिस्टेंस लिख लेते हैं। रेसिस्टेंस होता है R डैश लिखते हैं, वो होगा रो L हो गया इसका लेंथ 4L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इतना, रो L/A, पाई डी स्क्वायर बाई 16। ये क्या मिला, 16 ऊपर चला गया, उसके बाद इंटू 4, ये वाला 4 लिख दिए, फिर इंटू रो L/पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट से 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये आपको R है, तो ये कितना हो गया 16R हो गया, 16R हो जाएगा। तो अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए और इस प्रकार से खींचा जाए कि उसका डायमीटर जो है वो आधा हो जाए, तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ 4 गुना हो जाएगा। लेंथ अगर 4 गुना हो गया तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस पहले वाले का 16 गुना हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, इसमें डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द surface of infinite uniformly charged thin conductor sheet। तो यहाँ पे कंडक्टर है और उसको चार्ज किया गया है और इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना। एक होता है चार्ज सीट, कंडक्टर ना होकर के अगर चार्ज सीट कहे अगर, तो इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें कंडक्टर है ना, किसी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में इसको पढ़ा जाता है कि चार्ज सीट के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। और चैप्टर सेकेंड में पढ़ा गया था कि चार्ज कंडक्टर है उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, टू कैपेसिटर C1 is equal to 2 microfarad and C2 is equal to 4 microfarad are connected in series and the potential difference of 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 microfarad capacitor will be, जैसे दो कैपेसिटर है, देख लीजिए जल्दी से। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, और इस दोनों को कनेक्ट किया गया 1200 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चार्ज हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। चार्ज कितना होगा, तो पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं।
सीरीज में है तो प्रोडक्ट बाई सम कर दीजिए, 2 कैपेसिटर है सीरीज में है तो 1/C1 + 1/C2 करते हैं और उससे इक्विवेलेंट निकालते हैं। और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाई सम करेंगे तो 4 × 2 8 / 6 माइक्रोफैराड, दैट इज़ 4/3 माइक्रोफैराड। यानी बैटरी चार्ज कितना सप्लाई करेगा, Q = CV। C हो गया 4/3 माइक्रोफैराड और वोल्टेज हो गया इसको ये तो कट कर दीजिए, वोल्टेज हो जाएगा 1200 वोल्ट। तो ये देखिए ये कट गया 400, तो ये हो गया 1600 माइक्रोकूलम, यानी 1600 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे आएगा। 1600 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे आएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q = CV, तो V = Q/C। तो इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है 1600 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड। ये माइक्रो कट गया, ये 800 आ गया, 800 कूलम बाई फैराड वोल्ट, 800 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, the minimum number of capacitor of 2 microfarad is required to obtain capacitance of 5 microfarad। 2 माइक्रोफैराड का बहुत सारा कैपेसिटर आपके पास है, किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि हम लोग को 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिल जाए और उसमें कम से कम कैपेसिटर यूज हो, है ना। मिनिमम नंबर पूछ रहा है, minimum number of capacitor of 2 microfarad each required to obtain the capacitance of 5 microfarad, है ना। हालांकि कॉम्बिनेशन तो कई तरह से हो सकता है जिससे कि हम लोग को 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिल जाए, लेकिन कैपेसिटर की संख्या कम होनी चाहिए। तो कम होनी चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, फिर 2 माइक्रोफैराड यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये इक्विवेलेंट 4 हो गया। एक और चाहिए, है ना, एक और चाहिए, तो ऐसा करते हैं 2 माइक्रोफैराड यहाँ और 2 माइक्रोफैराड यहाँ कर लेते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन करते हैं। क्लियर है। तो ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इसका इक्विवेलेंट निकालिए। तो ये 2 और 2 4 हो गया और इस दोनों का, ये दोनों सीरीज में है तो इसका 1 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 2 और ये 1 हो जाएगा, 2 2 और 1। तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 5 माइक्रोफैराड मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम कितना यूज़ हुआ, 1 2 3 4 कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो मिनिमम जो है 4 होगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर करें तो आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, इसका इक्विवेलेंट 1 हो गया, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें कितना यूज हो गया, 10 यूज हो गया। इसका भी इक्विवेलेंट निकालें तो 5 ही मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है कम से कम कैपेसिटर यूज होना चाहिए, तो कैपेसिटर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी और कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। किसी कैपेसिटर पे 100 जूल का एनर्जी स्टोर है, सॉरी 1 जूल का एनर्जी स्टोर है और उसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट से। 100 वोल्ट से चार्ज करने पे 1 जूल का एनर्जी उसमें स्टोर है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है 12CV²। कोई कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है, 12CV²। एनर्जी कितना है, 1 जूल।
1/2 c निकालना है, v स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या मिला, c इज इक्वल टू मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैराड। कितना होगा, माइक्रोफैराड नहीं फराड होगा, माइक्रोफैराड नहीं होगा, फराड होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ये जूल में है, ये वोल्ट में है, तो हम लोग को ऐसा यूनिट में ही मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। नेक्स्ट, question number 16. The current flowing in a wire is 1 ampere if the charge of one electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, then the number of electrons flowing through the wire per second is। एक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक वायर से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रति सेकंड पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और चार्ज फ्लो किया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो चार्ज की जगह पर ne लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ही ना फ्लो करता है। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो टोटल चार्ज कितना पास करेगा, 10 इंटू इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग n मान लें तो टोटल चार्ज कितना होगा, n इंटू ई होगा, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये 1 है और ये टाइम भी 1 है, यूनिट टाइम में पूछ रहा है, टाइम का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1/e, 1/e होगा, 1/e करते हैं, और e का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग 10 कर दें और 1.6 कर दें और यहाँ 10 के पावर 18 हो जाएगा फिर तो, और ये डिवाइड करें तो ये कट जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, है ना। यहाँ जो दिया हुआ है 10 टू द पावर 18 है, लेकिन यहाँ पे 0.625 है ना। अगर 0.625 लिखा हुआ है तो यहाँ 10 टू द पावर 19 होना चाहिए था, ठीक ना। तो ये आंसर इसका गलत है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये आंसर ऑप्शन में नहीं है ना। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ 10 टू द पावर अगर 10 टू द पावर 19 कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होता है। नेक्स्ट, the dimension formula for 1/epsilon naught 1/2 epsilon naught e square is identical to that of, ये जो दिया हुआ है कि बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है, इसमें से कौन सा राशि जो है जिसका बीमा इसके बराबर है, ठीक ना। तो आप ये समझिए कि ये है क्या, ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर ये सब जो लिखा हुआ है उसमें से ये जो है ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है,
और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, बराबर होता है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे E इज इक्वल टू होता है सी बी नॉट, सी बी होता है, तो E की जगह पर अगर इतना रखें तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, E की जगह पर इतना रखें तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और C जो होता है वो होता है, C बराबर होता है 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√ हट जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1/2 म्यू नॉट और ये बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो रहा है, तो ये दोनों जो है वो बराबर होता है। तो दोनों चूंकि इक्वल है तो इसका भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, ये आंसर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको देख लेते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड एज। संवाहक वेग और जो विद्युत क्षेत्र है उसमें क्या रिलेशन है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं E टॉ डिवाइडेड बाई ME, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये जो है वो ऑप्शन सही है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व J जो होता है वो होता है करंट डिवाइडेड बाई एरिया, लेकिन यहाँ जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखा हुआ है। तो करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो करंट इज इक्वल टू होता है E/N/A/Vd, और E जो है वो चार्ज होता है। तो यहाँ E को Q से लिखा है, यहाँ E कहीं नहीं लिखा है, यहाँ Q से लिखा गया है। तो Q/N/A/Vd, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाई एरिया, Q/N/A/Vd डिवाइडेड बाई एरिया, ये एरिया कैंसिल हो गया तो करंट डेंसिटी आया Q/N/Vd। Q/N/Vd है ना, Q है ये, तो Q/N/Vd ये A जो है आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। निम्नलिखित में से कौन क्रिचॉफ्स के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है? तो क्रिचॉफ्स का जो पहला रूल है उसमें क्या कहता है कि किसी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट यहाँ से उसका सम जो होगा वो बराबर होगा। तो जो चार्ज है, जितना करंट आएगा, जितना चार्ज आएगा वो जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा। तो ये चार्ज को कंजर्व करता है। Three capacitor each of capacitance 6 microfarad are available. The minimum and maximum capacitance which may be obtained by their combination will be। 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, तीनों का जो कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड का है। तो उसको किस तरह से कंबाइंड करें
कि मिनिमम कैपेसिटेंस मिले और मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले। तो मिनिमम कब मिलता है? कैपेसिटेंस के केस में मिनिमम सीरीज में मिलता है। तो इस 3 कैपेसिटर को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट होगा वो सबसे कम आएगा, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। तो इसको कंबाइंड करें तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया 3/6, यानी 3/6 1/2, तो इक्विवेलेंट हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम जो होगा वो 2 माइक्रोफैराड होगा, 2 माइक्रोफैराड यहाँ है, यहाँ है। और मैक्सिमम कब होता है? जब वो पैरेलल कनेक्ट होता है। तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ये 6 6 6, तो 6 इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 6 12 6 18 माइक्रोफैराड। तो ये होगा मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम। ऑप्शन कौन सा है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 18 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 22, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है यूनिट चार्ज के। तो यहाँ पे द चार्ज विच ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी जो भी चार्ज होगा वो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज संभव नहीं है, इतना चार्ज संभव नहीं है ना, ई का जो फ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को ये कह रहा है कि विच ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इन ए क्लोज सर्किट द रेसिस्टेंस इज 10 ओम, द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल का साइन होगा इसमें दिया हुआ है, 6t² प्लस 5t प्लस 1 है ना सेकेंड। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, किसी बंद परिपथ से प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स ये है से परिवर्तित होता है, इतने सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। तो यहाँ आप याद करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू EMF निकालिए, EMF इज इक्वल टू होता है d phi b by dt। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा 12t प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ माइनस है तो -5 हो जाएगा, ये नहीं होगा 12t -5 और इसका 1 हो जाएगा, ये सॉरी 0 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जो EMF होगा इतना, तो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड EMF हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ पे t की जगह पर रखेंगे 0.25 माइनस 5, तो 12 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो वोल्ट निकल गया तो करंट निकाल लो, करंट इज इक्वल टू कितना होता है EMF बाई रेसिस्टेंस, EMF हो गया 2 और रेसिस्टेंस हो गया कहाँ गया 10 ओम, 10 यानी 0.2 B, ठीक है। In an electric circuit, the algebraic sum of all currents at a point is 0, है ना। ये क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, किसी सर्किट पॉइंट पे आने वाले जितने करंट है उसका सम, जितना जाएगा करंट उस सम के बराबर होता है। तो आने वाले अगर करंट को प्लस मान लें, जाने वाले करंट को माइनस मान लें, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, टोटल का सम क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट,
A charged A and B attract each other. Charge B and C also attract each other. Then A and C. चार्ज A, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. A जो है B को अट्रैक्ट करता है, B C को अट्रैक्ट करता है, तो A C को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो देखते हैं. A है, B है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी एक पे प्लस होगा दूसरे पे माइनस होगा. तो ये पता नहीं है किस पे प्लस होगा और किस पे माइनस होगा. तो दो केस लेकर के चलते हैं, A B. एक बार क्या करते हैं, A को प्लस माइनस मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं, और दूसरे केस में इसको प्लस मानते हैं और इसको माइनस मानते हैं. दोनों पे चार्ज अपोजिट होगा, इसीलिए तो अट्रैक्ट कर रहा है. फिर B और C को लेते हैं. इस केस के लिए B और C, तो ये प्लस है तो ये प्लस होगा, और B और C भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा. तो कह रहा है कि A और C के बीच में क्या होगा. A ये है, C ये है. देखिए A और C पे दोनों पे नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा. और इसको देखते हैं, B C, तो B पे यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और तो इसको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों पे साइन सेम आ रहा है, इस पे प्लस तो इस पे भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ भी रिपल्सन होगा. तो कुछ भी केस ले लें, इसको माइनस लें या प्लस लें, फाइनली A और C के बीच में रिपल्सन ही हो रहा है, तो विल रिपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित होंगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन जो है वो 26 इसमें है. इन एन AC सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई I is equal to 5 cos omega t and voltage is equal to 200 sin omega t respectively. The power loss in the circuit is, तो यहाँ देखिए I जो है वो है 5 cos omega t और वोल्टेज है 200 sin omega t. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 cos नहीं साइन लिखते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, इसको लिखते हैं 5 साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, फिर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. तो इसमें और इसमें फेज का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का है. फेज डिफरेंस जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं, और ये पाई बाई 2 है, यानी 90 डिग्री का है. तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई होता है. तो कॉस फाई 0 हो जाएगा, यानी कॉस पाई बाई 2 अगर कर लें तो ये 0 मिलेगा. तो पावर लॉस क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट, ये एक आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर, RMS जिसको बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा इतना है तो मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा, उसको RMS ज़्यादा फेमस नाम है इसका. तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो IRMS होता है I0 बाई √2. I0 है ये मैक्सिमम करंट 60 बाई √2 एम्पियर, 60 बाई IRMS पूछ रहा है. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे I0 का वैल्यू हो गया 60. तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 60 और इधर √2 कर लीजिए और √2 इंटू √2 कर लीजिए. तो यहाँ से ये कट के 30 आ जाएगा, 30 √2. ये है ऑप्शन में, ये दिखाई नहीं दिया हमको, ये वाला है, B होगा. ठीक ना, ठीक. क्वेश्चन नंबर 28. A charged
Q is placed at the center of the line joining two charges. Q will be in equilibrium if Q will be equal to, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इन व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, अब इसके बीच में एक चार्ज Q रखता है, स्मॉल q। अब कह रहा है कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। संतुलन का मतलब कि इस पे नेट फोर्स 0, इस पे नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा? इस पे तो नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इस पे नेट फोर्स 0 करना होगा। इस पे नेट फोर्स कैसे 0 होगा कि ये वाला इस पे अगर इधर फोर्स लगाए तो उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगा दे, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर ये प्लस है तो इसको माइनस होना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा और माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस अब x/2 हो जाएगा क्योंकि बीच में रखा गया है, तो x/2 का स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर x/4 और 4 ऊपर चला जाएगा, x²/4। अब ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, k कटा, एक q कट गया, तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या आया? कैपिटल Q/4। और ये नेगेटिव में होगा चार्ज क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, what is the angle between electric dipole moment P and the electric field strength E so that the electrical potence dipole is in stable equilibrium, stable equilibrium में हो? तो ये तो बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो याद करिए कि उसमें हम लोग डाइपोल को अगर ऐसे रखें कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब E और P सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 electron volt. The radiation is related to which region of a spectrum? तो ये रेडिएशन कौन सा होगा? विजिबल होगा, एक्सरे होगा, या इंफ्रारेड होगा, या अल्ट्रावायलेट होगा? तो हम लोग वेवलेंथ निकाल लेंगे इसका। एनर्जी जो दिया है ना वो दिया है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको पहले जूल में बदल देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? 13.2 किलो का मतलब 1000 होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13.2 इंटू ये 1.6 लिख दे रहे हैं और 10⁻, इसमें से 3 जीरो कम कर दे रहे हैं तो 16 हो जाएगा, -16 जूल। अब हम लोग जानते हैं ये एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं hc/λ। तो E की जगह पर रखेंगे 13.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। उसके बाद h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये लाइट का स्पीड है और ये लैम्डा है, तो लैम्डा निकालना होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी वैल्यू पता है ना, 6.63
इंटू 10⁻⁻34। इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 13.2 इंटू 10⁻, एक मिनट, हाँ -16 है, और उसके बाद ये भी है 1 पॉइंट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1.6। ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और ये लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा, है ना। तो लेमडा कितना आएगा, तो इसको माइनस करिए, कुल मिलाकर के वो 10⁻⁻20 के टर्म में आएगा, है ना, उसी के आसपास आएगा। यानी वो रीजन जो होगा वो एक्सरे होगा, है ना। उतना वेवलेंथ जो होता है वो एक्सरे रीजन में आता है, ये सब का वेवलेंथ और ज़्यादा होता है, एक्सरे का वेवलेंथ कम होगा। तो इसमें पूरा ये सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये इसको ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, इसको डिवाइड करिए, ऐसा नहीं ज़रूरत है। आप देख लीजिए 10 का पावर लगभग कितना आ रहा है, 10 का पावर 20 के आसपास आए, 20, 21, 22 इस टाइप का आए, तो वो रीज़न एक्सरे रीज़न होता है ना। एक्सरे के बाद गामा आ जाता है, और वेवलेंथ कम आएगा तो गामा हो जाएगा, तो ये एक्सरे होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अभी इसके पहले वही डिस्कस किए थे, बीच में कहा था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फॉर्मूला कौन सा था, ये था, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, Which one of the following electromagnetic radiation has minimum wavelength? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, मिनिमम वेवलेंथ का किसका होता है, एक्स, है ना। जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घटता है। तो सबसे लास्ट में गामा रेडिएशन आता है, तो सबसे कम वेवलेंथ गामा का होगा और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन का होगा। तो गामा किरणें इसका आंसर होगा। इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट इज, है ना। आरसी सर्किट में क्या होता है, एक रेसिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है 1/ωc और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, Z = √R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ωc का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस हो गया B आरसी सर्किट का। R मतलब रेसिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। Question number 34, which of the following is correct for angular frequency of oscillation for a ideal LC circuit? तो LC सर्किट के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। इस पे जो फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन भी उसको बोलते हैं, ये 1/√LC होता है। नेक्स्ट, which is correct for electrical resonance in series LCR सर्किट। LCR सर्किट हो और वो सर्किट रेजोनेंस सर्किट हो, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बराबर होना चाहिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो, XC XL के इक्वल हो, तो वो LCR सर्किट जो होगा वो रेजोनेंट सर्किट होता है। और इस सर्किट में, इस केस में जो सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं। टोटल जो है वो 70 क्वेश्चंस है और आज के इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन डिस्कस किए।
और इसके बाद का जो 35 क्वेश्चंस है उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।